एवरीवन। बच्चों, आज हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। बेटा, ग्लाइकोलाइसिस को और एक नाम से जानते हैं हम ईएमपी पाथवे। किस नाम से जानते हैं? ईएमपी पाथवे। ईएमपी यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये ईएमपी पाथवे बना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? तो यहाँ पे ग्लाइकिस जो होता है इसका मतलब होता है स्वीट, ठीक है। एंड लाइसिस का मतलब बेटा होता है स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे हम शुगर को क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इससे वर्ड आया ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये टोटल याद रखिएगा 10 स्टेप में होते हैं। कितने स्टेप्स में? 10 में। पहले के जो 5 होते हैं, फर्स्ट 5 स्टेप्स बेटा वो होते हैं प्रिपरेटरी फेज। कौन से फेज? प्रिपरेटरी। और इस प्रिपरेटरी फेज में हम एटीपी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, एटीपी यूज करते हैं। और जो बाद में 5 स्टेप्स होते हैं, लास्ट के 5 स्टेप्स, ये फर्स्ट 5 स्टेप्स है और ये लास्ट के 5 स्टेप्स हैं। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? पे ऑफ फेज। यहाँ पे एटीपी रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एटीपी रिलीज करते हैं। तो ये टोटल 10 स्टेप्स में होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कॉमन पाथवे होता है एरोबिक एनारोबिक के लिए। ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन पाथवे। किसके लिए बेटा? एरोबिक के लिए और एनारोबिक के लिए, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक के लिए कॉमन पाथवे होता है। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ बेटा। तो ट्रिक ये है, आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता देती हूँ मैं। आपको याद रखिएगा कि 1, 3 और 10 ये 3 ऐसे स्टेप है बेटा जो कि मेन स्टेप हैं, ठीक है। यहाँ के जो एंजाइम होते हैं वो एलोस्टेरिक एंजाइम है। कौन से एंजाइम है? एलोस्टेरिक एंजाइम है। अगर इन तीनों में कोई एक पूछे तो याद रखिएगा थर्ड वाला, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि जो काइनेज है ना वो 1, 3, 7 और 10 इन 4 जगह यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? काइनेज। और काइनेज वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे बात होती है किसकी? एटीपी की। किसकी बात होती है? एटीपी की। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट 2 स्टेप में यानी 1 और 3 में बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप में बच्चे यहाँ पे हम एटीपी यूज़ करते हैं और जो 7 और 10 है यहाँ पे एटीपी रिलीज करते हैं। ऐसे याद रहेगा कि 1, 3, 7, 10 जिसमें से 1, 3 और 10 बेटा ये जो है ये मेन स्टेप्स होते हैं और यहाँ पे इरिवर्सिबल होता है। क्या होते हैं? रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और 1, 3, 7, 10 में एटीपी की कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, तो 1 और 3 में एटीपी यूज़ करते हैं और 7, 10 में एटीपी रिलीज करते हैं। क्लियर है क्या? और 6 वाला जो स्टेप है 6, यहाँ पे NADH+H+ बेटा फॉर्म होता है। इसके अलावा आपको ग्लाइकोलाइसिस में नीट में कहीं से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं अगर ये आपको क्लियर है तो समझिए कि आपका ग्लाइकोलाइसिस पूरा ही क्लियर है। बस इसको हम अच्छे से याद ना करना पड़े, हमें रटना ना पड़े। तो हम आइए चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के थ्रू हम उसको समझते हैं। क्लियर है बेटा? तो आपको बताया कि फर्स्ट 5 जो स्टेप्स होते हैं उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए बेटा हमें यहाँ पे एटीपी देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी आप कभी भी कोई चीज़ प्रिपेयर करते हो या बिजनेस स्टार्ट करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो आपको पहले खर्चे करने होते हैं, बाद में प्रॉफिट होता है, राइट। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना बेटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज से बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, क्या बना है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये सबसे पहला स्टेप है जहाँ पे हम एटीपी क्या कर रहे हैं बेटा? दे रहे हैं, ठीक है। एटीपी हमने क्यों दिया? क्योंकि फॉस्फेट पे चार्ज होता है नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है इस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है और ये कैसी हो गई? पोलर हो गई। बोले इतनी बात समझ में आ रही है? और आपको मैंने बताया था कि 1, 3 और 10 इनके एंजाइम बेटा एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है बेटा? हेक्सोकाइनेज है। एंजाइम का नाम क्या है? बोलिए। हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फर्स्ट एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। ये जो बेटा एंजाइम है
ये हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। और इस एंजाइम को काम करने के लिए बेटा इसको चाहिए होते हैं डाईवैलेंट मेटल्स। क्या चाहिए होते हैं? डाईवैलेंट मेटल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि Mg2+ या तो Mn2+। क्लियर है क्या? चलिए, अब बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपको मैंने बोला 1, 3 और 10 जो होगा इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या होगा? रिवर्सिबल। आपको दिख रहा रिवर्सिबल का साइन बना हुआ है। अब बेटा यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ज़्यादा अनस्टेबल हमने क्या किया, प्रिपरेटिव फेज इसलिए करते ताकि ग्लूकोज को हम अनस्टेबल बना सके और बाहर भी ना निकले, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने कन्वर्ट किसमें करा दिया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बना बेटा, तो बोलो कार्बन यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी 6 है ना। और ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज कौन सा? एल्डिहाइड, एंड फ्रक्टोज कौन सा बेटा? कीटोन। तो ये आइसोमर ही तो है, इसलिए हमने यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। 6 कार्बन का है, फॉस्फेट ऑलरेडी है, फॉस्फोहेक्सो काइनेज सॉरी आइसोमरेज। आइसोमर है ना बेटा, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? आइसोमरेज। बोलिए ये क्लियर है क्या? आइसोमरेज हो गया बेटा। एल्डोज से क्या बन गया? बोलिए कीटोज बन गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप्स की। तो थर्ड स्टेप बेटा रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, पहले बता दें 1, 3 और 10 क्या हो जाएंगे? इरिवर्सिबल। तो थर्ड जो स्टेप्स है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बोला कि भाई सुन, तूने ग्लूकोज को भी फॉस्फेट दिया था तो मुझे भी तो दे। तो किस में कन्वर्ट हो गया? बोले फ्रक्टोज 1, 6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे कितने फॉस्फेट? 2। पहले कितने फॉस्फेट थे? 1। तो इसका मतलब 1 से अगर 2 फॉस्फेट है बढ़ा, तो इसका मतलब एटीपी हमें देना पड़ेगा। तो एटीपी दिया बेटा। जहाँ पे एटीपी होगा वहाँ पे वर्ड यूज करेंगे काइनेज। क्या यूज करेंगे? काइनेज। अब यहाँ पे ऑलरेडी फॉस्फेट था, इसलिए फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। क्या यूज किया? फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। ये जो एंजाइम है बेटा, आपको बोला ना थर्ड वाला मेन एंजाइम है। क्यों मेन एंजाइम है? याद रखिएगा, दिस एंजाइम इज पेस मेकर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेस मेकर बोलते हैं। ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। एक चीज याद रखना बेटा कि यहाँ पे भी इसके लिए क्या चाहिए? मेटल आयन चाहिए, Mg2+ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो याद रखिए, अगर सेल में एटीपी ज्यादा हुआ, क्या हुआ बेटा? ज्यादा सेल में एटीपी ज्यादा हुआ तो ये रिएक्शन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, रोकेगा आगे बढ़ने से। अगर सेल में एडीपी ज्यादा हुआ तो बेटा ये रिएक्शन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। समझ में आया क्या? अगर सेल में एटीपी ज्यादा है तो आगे बढ़ने नहीं देगा, रुक देगा। अगर एडीपी ज्यादा है बेटा, रिएक्शन को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आगे कि अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो था बेटा, वो टूट गया किसमें? 3-3 कार्बन में। 3-3 कार्बन में टूटा तो पहले वाले का नाम क्या रख दिया हमने? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरा वाला किसमें टूटा बेटा? DHAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो DHAP है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है बेटा, ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यानी आगे के जो स्टेप्स देखेंगे वो दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। आ जाइए देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये चल रहा है, क्या चल रहा है ना। अब यहाँ पे हमने 2-2 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको बोला ना कि DHAP बेटा, जो DHAP था ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसको हम बोल सकते हैं PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। या तो हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं? PGAL। तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। इससे जो साइकिल चल रही थी अब इससे भी चलेगी, तो हर चीज क्या हो जाएगी? डबल डबल चलेगी ना, क्योंकि कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। DHAP कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे पाथवे चल रही है बेटा, इससे भी चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर इससे भी चलेगी तो जो X यहाँ बन रहा है वो X यहाँ बन रहा है, तो क्या यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे X/2 लिख दें? क्या समझ में आया कि जो यहाँ भी बन रहा है रास्ता एक चल रहा है, रास्ता यहाँ भी चल रहा है, सेम चल रहा है दोनों से। तो हमने बोला इसी रास्ते को क्या हम मल्टीप्लाई इंटू 2 कर दें, जो भी यहाँ बन रहा है वो यहाँ भी बन रहा है। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये कौन सा स्टेप है? 6 में मैंने आपको क्या बताया था कि NaDH2 बनता है, ठीक है। तो अगर आपको C3 साइकिल याद होगा तो वहाँ पे एसिड से एल्डिहाइड बना था, यहाँ पे एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बेटा क्या बन गया बताइए? NAD+ ये पकड़ा और यहाँ से क्या बन गया? NADH+H+, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था,
और यहाँ पे एक और फॉस्फेट, यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बेटा ऐड हो रहा है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 के फॉर्म में ऐड होता है, ठीक है, जुड़ गया। तो यहाँ पे फॉस्फेट भी ऐड हुआ और साथ में बेटा यहाँ पे क्या हुआ बताइए, ऑक्सीडेशन भी हुआ। ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों ही हुआ। क्लियर है। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा बताइए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है। तो बताइए PgAl का 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ बेटा क्या हुआ इसका बताइए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाई NAD+। अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा हमने, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे बना होगा, एक बार DHAP से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना होगा, तो 2 बार चलेंगे ना अब हम, तो इसलिए देखिए इंटू 2 2 2 और 2 लिखा हुआ है। अब चीज़ें डबल डबल होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो बेटा नेक्स्ट क्या है, 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनी है। तो यहाँ पे फॉस्फेट 2 था, यहाँ पे फॉस्फेट 1 है, इसका मतलब एक फॉस्फेट निकला होगा। तो बोलिए कि एक निकला होगा, यहाँ पे 2 चल रहे हैं तो 2 ATP निकलेगा ना बेटा, 2 ATP निकल गया। आपको बताया था कि ये वाला जो होगा रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, बेटा ये आपका रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया बेटा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो बना ना, यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम यूज हुआ। क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया, 3 से किस पे चला गया, 2 पे। आप देखो यहाँ पे देखिए कहाँ पे था, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कि पोजीशन बेटा क्या हो गया, फॉस्फेट का ये था 3 पे था, 1 2 3। अभी इसका पोजीशन क्या होगा, 1 2 3, 2 पे आ गया है। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बेटा क्या बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और यहाँ पे जो ये वाटर के फॉर्म में यहाँ ऐड हुआ था, ये वाटर यहाँ पे निकल गया, यहाँ से निकला। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया, वाटर यहाँ पे बेटा निकाल लेता है, इसलिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बस दिखाया है, ठीक है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बेटा क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। तो यहाँ से भी क्या निकल गया, 2 ATP निकल गया। क्या कितने ATP निकल गए, 2 ATP। और एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट काइनेज। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, आपको इन्हीं एंजाइम के नाम याद करने, कौन कौन से, 1 के को क्या था बेटा, हेक्सोकाइनेज। इसका क्या था, PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसका नाम क्या था बेटा, पायरुवेट काइनेज। इसके अलावा कोई भी एंजाइम के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल कितने ATP बने, टोटल ATP फॉर्म्ड। तो बताइए कितने बने बेटा, 7 स्टेप से, 7 स्टेप में 2 बने थे 2 ATP, और 10th स्टेप में बेटा 2 ATP बने थे। तो टोटल 4 ATP फॉर्म हुए। बोले क्लियर है क्या, 4 ATP। कैसे 4 हुए, देखो यहाँ से 2 ATP, यहाँ से बेटा 2 ATP, और यहाँ से बेटा 2 ATP, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितने बने टोटल, 4, ठीक है। तो 4 ATP फॉर्म हुए। अब मुझे बताओ कि अगर फॉर्म तो पूछा, ठीक है, नेट गेन पूछ लेगा कितने ATP बने, तो नेट गेन के लिए बेटा क्या बोलोगे, नेट गेन कितने ATP हुए, नेट गेन 4 ATP माइनस 2 ATP। ये ATP फॉर्म हुआ था और ये ATP यूज हुआ था, तो नेट गेन कितने ATP बेटा, 2 ATP। क्लियर है क्या। और NADH बेटा कितने बने, बोलिए 2, कितने बने, 2। अब देखिएगा जो डायरेक्ट ये 2 ATP बने ना बेटा, ये ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नेट गेन है। लेकिन यहाँ से ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। जब ये ETS में जाएगा तो ये कितना ATP देगा, 6 ATP देगा। कितना ATP देगा बेटा, 6 ATP देगा, ठीक है। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट बेटा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमें क्या मिल जा रहा है, ATP। ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लाइक आपने 2 रुपए खर्च किए थे, आपको 4 रुपए मिला कितना, 4 रुपए, लेकिन नेट गेन कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो बोलो 2 रुपए का, क्योंकि 2 रुपए जो आप लगाए थे उसको माइनस करोगे। और उसके साथ आपको किसी फॉर्म में बोनस मिल गया, चेक में मिल गया, आप उसको बैंक में ले जाओगे तब उससे कैश मिलेगा, राइट। वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं बेटा, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ये डायरेक्टली आपको कैश मिला प्रॉफिट का, ये इतना कैश बना, प्रॉफिट 2 का हुआ, और ये आपको चेक के फॉर्म में मिला है। जब आप ETS जैसे बैंक में ले जाओगे तो आपको 6 ATP देगा। क्लियर है। या करेंसी मान लो कि दूसरी करेंसी में आपको मिला है, तो NADH है बेटा, इसको अगर ETS में ले जाओगे तो इससे 6 ATP मिलेंगे। कितने ATP मिलेंगे, 6 ATP, सॉरी 2 NADH से 6 ATP मिलेंगे। तो एक NADH से बेटा कितने मिलेंगे, 3 ATP मिलेंगे।
इसका कैलकुलेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, ETS में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको करिए। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।